हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स पार्स। हम कर रहे हैं पोजेशन। तो पोजेशन क्या होता है फ्रेंड्स? पोजेशन की अगर आप सिंपल सिंपल डेफिनेशन देखो तो फिजिकल कंट्रोल ऑफ अ थिंग, किसी चीज का। मान लीजिए चाकू है, आपने वो हाथ में पकड़ा हुआ है, तो वो चाकू आपके पोजेशन में है। इट्स अ पोजेशन, लाइक इट्स अ फैक्ट एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लॉज। मैंने चाकू पकड़ रखा है, ये मेरे पोजेशन में है। ये सिंपल सिंपल डेफिनेशन होगी पोजेशन की। लेकिन अब ये तो हो गया पोजेशन इन फैक्ट। पोजेशन होते हैं दो टाइप के, पोजेशन इन फैक्ट एंड पोजेशन इन लॉ। तो जब लॉ बीच में आ जाती है ना, व्हेन लॉ कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, यही जो फैक्ट है, दिस फैक्ट कम्स टू बी नोन एज पोजेशन। चाकू मेरे हाथ में है, अभी कुछ ऐसा लीगली नहीं है, लेकिन क्लियरली सबको पता है कि वो मेरे हाथ में, तो मेरे पोजीशन में। लेकिन आप इसको एक फैक्ट बोलोगे जब तक लॉ नहीं है। ये फैक्ट है कि भाई चाकू उसके पास था। जब लॉ आ जाती है, जब लॉ लग जाती है, तब आप बोलोगे कि वो चाकू इनके पोजीशन में था। तो क्योंकि ये जो पोजीशन है, ये एक एब्स्ट्रैक्ट नोशन है और उसको डिफाइन करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि हमें एक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होता है, अनलाइक ओनरशिप। तो एकदम से पोजेशन जो है पूरा प्योर लीगल कॉन्सेप्ट भी नहीं है, और इसकी कई बार जो ड्यूरेशन है वो टेम्परेरी भी हो सकती है। आज चाकू मेरे हाथ में है, कुछ मिनट्स बाद चाकू किसी और के हाथ में है। तो ऐसे, तो ओनरशिप और पोजेशन में इसीलिए डिफरेंस होता है, कंफ्यूज नहीं करना है। पोजेशन के बाद हम ओनरशिप पढ़ेंगे। तो अभी मैंने आपको बताया कि पोजेशन दोनों लीगल भी होते हैं, नॉन लीगल भी होते हैं। और जो लीगल मीनिंग है ना पोजेशन का, वो है पोजेशन इज दैट, वो स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। सैलमन के हिसाब से द कॉन्सेप्ट ऑफ पोजेशन इज एज डिफिकल्ट टू डिफाइन एज इट इज एसेंशियल टू प्रोटेक्ट। तो पोजेशन को प्रोटेक्ट करना भी थोड़ा मुश्किल है। और सैलमन क्या बोलता है? पोजेशन ऑफ मटेरियल थिंग्स इज एसेंशियल टू लाइफ। इट इज द मोस्ट बेसिक रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड थिंग्स। और ये मैंने आपको बता दिया, पोजेशन कैन बी बोथ लीगल एंड नॉन लीगल। जब वो नॉन लीगल होता है तो वो एक फैक्ट होता है, जब वो लीगल हो जाता है तो वो एक लीगल पोजेशन, वो उस पे एक ठप्पा लग जाता है। तो ये हो गए पोजेशन इन फैक्ट एंड पोजेशन इन लॉ। और हम और जानते हैं सैलमन ने और क्या बोला था। तो इसका जो ऐसा जो कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है ना, रिलेशनशिप्स होती हैं जो कि बहुत ज्यादा ना वाइटल है मैन को, एज दैट ऑफ अ पोजीशन, एंड वी मे एक्सपेक्ट एनी सिस्टम ऑफ लॉ हाउएवर प्रिमिटिव टू प्रोवाइड रूल फॉर इट्स प्रोटेक्शन। ह्यूमन लाइफ एंड ह्यूमन सोसाइटी, जैसे कि हम जानते हैं, वुड बी इट वुड बी इम्पॉसिबल विदाउट द यूज ऑफ कंजप्शन ऑफ मटेरियल थिंग्स। अगर हम मटेरियल थिंग्स का यूज नहीं करेंगे तो हमारे लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। और मटेरियल थिंग्स का हम यूज कब करेंगे? जब वो हमारे पोजेशन में होगी। हमें खाना चाहिए, हमें कपड़े चाहिए, हमें टूल्स चाहिए घर बनाने के लिए, लिविंग करने के लिए, हमें एनवायरनमेंट में रहना है। लेकिन ये सारी खाना बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? पहले कपड़ों, हमें पहले खाने की होल्ड चाहिए। कपड़े पहनने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें टूल्स चाहिए जिससे कि हम कपड़े बना सकें। तो ये जो पोजेशन ऑफ मटेरियल थिंग्स, देयरफॉर ये बहुत ही एसेंशियल है लाइफ जीने के लिए, और ये बहुत ही बेसिक रिलेशनशिप है पोजेशन की, मैन और थिंग्स की। लेकिन इसमें एक एक्विजिशन का भी कॉन्सेप्ट होता है। द मियर एक्विजिशन ऑफ पोजेशन वुड नॉट बी इनफ। इट इज एसेंशियल दैट द सोसाइटी प्रोवाइड्स अ क्लाइमेट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल पोजेशन। क्योंकि अगर आप एक्वायर ही करते रहोगे तो वो तो फिर सिर्फ आपके पास रहेगा। अगर आप सोसाइटी में रहना चाहते हो तो आप सबको सारे सोर्सेज मिलके यूज करने चाहिए। अगर आप अपने पास रख लोगे तो लड़ाई झगड़े हो जाएंगे। Thus, if a man could never be sure that his simple material possession like clothes, food, work will not be taken away by his neighbors, life would not be worth living. ठीक है? तो एक अनइंटरप्टेड जॉय होना जरूरी है, जिससे कि आप चीजों को एंजॉय कर सको। और वो एंजॉय आप कैसे करोगे? जब आप उन चीजों, जो मटेरियल बेनिफिट्स हैं, जब आप उनका बेनिफिट लोगे बिना किसी रोक टोक के। तो वो जो रोक टोक है, आज मैंने किसी से छीन लिया, अगर लॉ नहीं होती, आज मैंने किसी से मान लीजिए मैंने उसके कुछ कपड़े ले लिए, और अगर लॉ नहीं होती तो हम सब ऐसे छीना झपटी करते रहते। तो एक पीसफुल
चीजों को एंजॉय करने के लिए, इसीलिए लॉ का होना बहुत जरूरी आया। तो वही पोजेशन इन लॉ होता है, और लॉ आई टू सेव गार्ड द नेचर ऑफ पोजेशन। ठीक है। तो लेकिन और सैलमन ये भी बोलते हैं, एज पर सैलमन जो कॉन्सेप्ट ऑफ पोजेशन है वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है डिफाइन करना, लेकिन अब वो ऐसा ही है। तो ये तो हो गया लीगल और नॉन लीगल। अब पोजेशन होते हैं दो तरीके के, पोजेशन इन फैक्ट एंड पोजेशन इन लॉ। तो मीनिंग क्या होता है इसका, पोजेशन इन फैक्ट का पहले ये हम देखते हैं। पोजेशन इन फैक्ट, ये पोजेशन इन फैक्ट थोड़ा हिस्टोरिकल बेसिस है इसका। तो पोजेशन इन फैक्ट का मतलब है हिस्टोरिकल मीनिंग ऑफ पोजेशन, क्योंकि उस टाइम पे लॉ नहीं होती थी। तो क्या होता है पोजेशन इन फैक्ट, ये होता है इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन अ पर्सन एंड थिंग दैट इज मटेरियल ऑब्जेक्ट। ये जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। तो किसी चीज को पजेस करने से पहले इज टू हैव इट अंडर, तो हमें हमारे फिजिकल कंट्रोल में होनी चाहिए, उसको कहते हैं कॉर्पोरियल पोजेशन। तो पोजेशन इन फैक्ट हो गए कॉर्पोरियल पोजेशन और इनकॉर्पोरियल पोजेशन। तो जो चीजों को आप टच कर सकते हो वो, और जिनको आप अपना फिजिकली अपने पास रख सकते हो, वो होते हैं कॉर्पोरियल पोजेशन। और जो इनकॉर्पोरियल पोजेशन है वो रेफर करते हैं ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट, गुडविल को, जहाँ पे फिजिकल कंट्रोल नहीं होता। तो अब एक, you know, to extend one's power over the object itself। so ये जो पावर है ना, और उस पावर में से, मतलब आपके अंदर कोई चीज है वो आपके पावर में है, और उस पावर में से जो दूसरे लोग हैं वो एक्सक्लूडेड है, उनके पास वो पावर नहीं है। आपके पास एक सेल्फ कंट्रोल है और दूसरे लोग उससे अबंडेंट है। तो ये जो आउटसाइड लैक होता है ना, ये सारे फैक्टर्स काउंट करे जाते हैं पोजेशन इन फैक्ट में। ठीक है। आपके पास कंट्रोल है, दूसरे उसमें कंट्रोल नहीं ले सकते। इसका टेस्ट क्या हो सकता है, द टेस्ट फॉर डिटरमाइनिंग वेदर अ मैन इज इन पोजेशन ऑफ एनीथिंग इज वेदर ही इज इन जनरल कंट्रोल ऑफ इट। जनरल कंट्रोल ऑफ इट मतलब वो उसके पास है। बिसाइड फिजिकल कंट्रोल एक मेंटल एलिमेंट भी होता है जो कि इंटेंशन बोला जाता है, मे बी हाईली रेलेवेंट इन asserting whether possession has been acquired, lost or abandoned। तो इसमें थोड़ी सी टेस्ट होते हैं और ये थोड़ी सी तिकड़म लगानी पड़ती है कि भाई देखो इंटेंशन क्या थी, क्या वो अपने पास ये चीज रखना चाहता था, उसके कंट्रोल में कब से है, किसी दूसरे इंसान का तो उस पर कुछ कंट्रोल नहीं है। तो ये सारी चीजें बनके बनती हैं पोजेशन ऑफ फैक्ट। अब लीगल में क्या बनता है, व्हाट इज पोजेशन इन लॉ। तो ये जो है, तो लीगल प्रोटेक्शन इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू केसेस ऑफ एक्चुअल पोजेशन। तो इसमें ये नहीं देखा जाता है कि एक्चुअली चाकू किसके पास है। तो लॉ कैन प्रोटेक्ट पोजेशन इन टू वेज। एक तो पोजेसर कैन बी गिवन सर्टेन, अगर मेरे पास चीजें हैं तो मुझे लीगल राइट मिल जाएंगी। और दूसरा, लॉ कैन प्रिस्क्राइब क्रिमिनल पेनल्टीज फॉर रॉन्गफुल इंटरेस्ट। तो इससे लोग डरेंगे कि भाई अगर हमने किसी की चीज जबरदस्ती मार ली तो हमें सजा हो सकती है, हमें पेनल्टीज लग सकती हैं। तो लॉ इस तरीके से प्रोटेक्ट करता है। तो ये तो पोजेशन ऑफ लॉ में सिविल और क्रिमिनल दोनों तरीके की रेमेडीज आ जाती हैं, और डी फैक्टो पोजेशन आपको मिल जाता है। अब उसमें उसमें लॉ के द्वारा चीजें सेट आउट कर दी जाती है। और जैसे और दूसरा डिफरेंस ये है पोजेशन ऑफ फैक्ट में, जैसे जो टेस्ट मैंने आपको बताए वो इन द एंड वो टेस्ट वहीं पे रिस्ट्रिक्ट रहता है कि एक्चुअल में एंड में देखा जाता है पोजेशन इन फैक्ट में कि एक्चुअल पोजेशन किसके पास था। लेकिन जो पोजेशन इन लॉ है उसमें चीज रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहती कि एक्चुअल पोजेशन किसके पास था। उसमें उसमें मतलब आप पूरा लिटिगेशन होगा, देखा जाएगा कौन लेके गया, कैसे लेके गया, और जो लोग बोलेगी जो सही गलत लगेगा उसके हिसाब से वो पोजेशन उस बंदे को मिल जाएगा। अब और अब हम आते हैं एसेंशियल्स ऑफ पोजेशन पे। तो दो तरीके के एसेंशियल्स ऑफ पोजेशन होते हैं, एक होता है कॉर्पस पोजेशनिस और एक होता है एनिमस डोमिनी। अब इतने डिफिकल्ट वर्ड का मीनिंग क्या है। अब पोसेशन में दो चीजें एसेंशियल है, एक है कॉर्पस पोसेशन और एक है एनिमल पॉसिडिटी। तो जो कॉर्पस पोसेशन है इसका मीनिंग फिजिकल पोसेशन, कॉर्पस मतलब बॉडी, और पोसेशन मतलब पोसेशन, और एनिमल्स का मतलब होता है मेंटल स्टेट। तो ये दूसरा है मेंटल एलिमेंट है। तो ये दो एसेंशियल्स है, फिजिकल और मेंटल पोसेशन। ये है एसेंशियल्स ऑफ पोसेशन, और ये एक बहुत ही नेसेसरी पार्ट है
थ्योरीज ऑफ पोजेशन का बाय सैलमन। तो अब हम आएंगे थ्योरीज ऑफ पोजेशन पे, जिसमें सैलमन ने इन दोनों के बारे में बताया है। तो थ्योरीज ऑफ पोजेशन एक है सेविग्नी की, एक है सैलमन की। तो सैलमन की थ्योरी बोलती है कि द पोजेशन कंसिस्ट ऑफ टू इंग्रेडिएंट्स, एक है कॉर्पस पोजेशन और दूसरा जिसको फिजिकल कंट्रोल बोला जाता है, दूसरा है एनिमस डोमिनी जिसको इंटेंशन टू होल्ड एज ओनर होता है, जिसमें इंटेंशन होता है। तो इस थ्योरी में सेविग्नी ने यही डिस्टिंग्विश किया पोजेशन फ्रॉम कस्टडी एंड डिटेंशन। वहीं दूसरी तरफ सैलमन की थ्योरी बोलती है अबाउट कॉर्पोरियल एंड इनकॉर्पोरियल पोजेशन। सैलमन ने डिनाई कर दिया कि सिर्फ एक ही कंसेप्शन है कि दैट पोजेशन पोजेशन की सिर्फ एक पोजेशन फैक्ट होता है। एज पर सैलमन ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने बोला इनकॉर्पोरियल और कॉर्पोरियल दोनों होता है। और उन्होंने ये डिनाई किया कि यहाँ के दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट होते हैं पोजेशन के, दैट इज पोजेशन इन लॉ एंड पोजेशन इन फैक्ट। उनके हिसाब से सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है, दैट इज पोजेशन इन फैक्ट विच इज पोजेशन इन ट्रूथ एंड इन फैक्ट। तो जिसके पास प्रॉपर्टी है उसी का है, और उन्होंने पोजेशन इन लॉ को नहीं माना। और सेविग्नी की थ्योरी में फिजिकल और मेंटल कंट्रोल की बात होती है, और सैलमन की थ्योरी में कॉर्पोरियल और इनकॉर्पोरियल की बात होती है, जिसमें वो सिर्फ पोजेशन इन फैक्ट को मानते हैं। हम आते हैं काइंड्स ऑफ पोजेशन पे। तो कॉर्पोरियल इनकॉर्पोरियल ये एंड आएगा इसके बीच में, मीडिएट एंड इमीडिएट, कॉन्करेंट या डुप्लीकेट, पोजेशन इन फैक्ट, पोजेशन इन लॉ जो आपको बता ही चुके हैं, डी फैक्टो, डी ज्योर और एडवर्ट पोजेशन। अब कॉर्पोरियल और इनकॉर्पोरियल क्या होते हैं? तो कॉर्पोरियल एंड इनकॉर्पोरियल आपको ऊपर बताया, कॉर्पोरियल होता है टेंजिबल, इनकॉर्पोरियल होता है इंटेंजिबल। कॉर्पोरियल पोजेशन इज द पोजेशन ऑफ अ मटेरियल ऑब्जेक्ट, इट इन्वॉल्व्स continuing exercise of exclusive control over a material object। और जो इनकॉर्पोरियल पोजेशन है, इसको पोजेशन ऑफ राइट बोलते हैं। इसमें एक्चुअल यूज ऑफ कॉर्पोरल पोजेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इंटेंजिबल होता है। दूसरा है मीडिएट एंड इमीडिएट। मीडिएट और इमीडिएट पोजेशन होता है डायरेक्ट या फिर प्राइमरी पोजेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो इमीडिएट में क्या होता है? इमीडिएट को बोला जाता है डायरेक्ट पोजेशन। तो इमीडिएट इज द डायरेक्ट, या फिर इसको प्राइमरी भी बोला जाता है, प्राइमरी पोजेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब कोई भी गाड़ी ले लो, किसी भी, उसका इमीडिएट और प्राइमरी है, इज नोन एज इमीडिएट पोजीशन। तो इमीडिएट पोजीशन इंप्लाई क्या करता है? डायरेक्ट कंट्रोल इंप्लाई करता है, और वो ये भी इंप्लाई करता है दैट कि कोई और इंटरमीडियरी नहीं है आसपास, कोई इंटरवेंशन नहीं है, आप एकदम मजे से खुले में आप यूज कर रहे हो, आपका डायरेक्ट कंट्रोल है उस प्रॉपर्टी पे। तो ये होता है इमीडिएट पोजेशन। और जो मीडिएट पोजेसर होता है वो कैसा होता है? वो होता है इनडायरेक्ट, जब कोई इंटरवेंशन होती है बीच में। तो किसी दूसरे पर्सन की इंटरवेंशन की वजह से अगर आप वो चीज आपके हाथ में है, तो वो मीडिएट पोजेशन होता है। अब कैसे? जैसे कि आप कोई चीज एक्वायर कर रहे हो थ्रू अ सर्वेंट या फिर एजेंट, तो वो आपका इंटरवेंशन, वो आपका मीडिएट पोजेशन माना जाएगा। इस तरीके से। और आप मान लीजिए, और जो इस तरीके केसेस होते हैं ना, बेली वाले या कस्टडी वाले, तो वो सारे इंटरवेंशन, वो सारे मीडिएट पोजीशन होते हैं। अब मान लीजिए कि ए है, उसने अपनी गाड़ी ड्राइवर को दे दी, तो अब ये जो पोजीशन है वो ड्राइवर के पास है। अब हम आते हैं कॉन्करेंट और डुप्लीकेट पे। तो टू पर्सन कैन बी इन पोजेशन ऑफ द सेम थिंग। जैसे कि मीडिएट और इमीडिएट पोजेशन है, उसमें टेनेंट्स कॉमन होते हैं, जैसे कॉर्पोरियल और इनकॉर्पोरियल है। तो ए के पास एक पीस ऑफ लैंड हो सकती है, और वहीं पे बी के पास उस वहां से जो लैंड है, लैंड वो एक ही है, लेकिन बी के पास राइट है वहां से गुजरने की। तो ये कॉन्करेंट या फिर डुप्लीकेट पोजेशन होता है कि दो लोगों के पास राइट होती है।
फिर है एडवर्स पोजेशन। पोजेशन इन फैक्ट और लॉ हम बाद में करेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं ऊपर। अब एडवर्स पोजेशन क्या होता है? जो एडवर्स पोजेशन मतलब होता है, एडवर्स का मतलब होता है विपरीत। तो पोजेशन टू बी एडवर्स, इसमें सबसे पहले क्या चीज होती है? इसमें इन्वेजन होती है ऑफ ओनरशिप। मान लीजिए लैंड मेरी है, मैं वहाँ, मान लीजिए घर मेरा है, मैं वहाँ पे हूँ नहीं काफी टाइम से, कोई और आ गया उस घर पे, वो रह रहा है आके, अब वो उसके एक्चुअल पोजेशन में आ गई चीज, तो वो एडवर्स पोजीशन में है और वो अब एक्सक्लूसिव और एडिकेटली और वो रह रहा है वहाँ पे, मुझे पता ही नहीं है कि कोई मेरे घर में रहने लगा है, वो कंटिन्यूसली और पूरी पब्लिसिटी के साथ लोगों ने भी देखा है उसको वहाँ पे रहते हुए, वो मजे से रह रहा है। तो जब इस टाइप की कंडीशंस आ जाती है ना, जब लोग मतलब ऐसे एडवर्स सर्कमस्टेंसेस और फैक्ट्स बन जाते हैं, जब लोगों को भी लगता है कि शायद हाँ भाई शायद यही रह रहा है तो इसी का ही होगा, तो उसको एडवर्स पोजीशन कहते हैं। तो दूसरे शब्दों में बोले तो एडवर्स पोजीशन कब आता है? व्हेन अ पर्सन इन पोजीशन वो, और जब वो अपनी राइट कब आता है? जब वो ऐसे रहने लगेगा और वो अपनी राइट क्लेम करने लगेगा किसी दूसरे की घर पे, जो कि उसके पोजेशन में नहीं है। चाहे वो घर मेरे नाम पे लेकिन वो मेरे पोजेशन में नहीं है, इसने आके वो पोजेशन कर लिया, तो ये एडवर्स पोजेशन होता है। अब इस सिग्निफिकेंट क्या चीज है? द कॉन्सेप्ट ऑफ एडवर्स पोजेशन इस इसीलिए सिग्निफिकेंट होता है लॉ में, फॉर व्हेन अ प्रॉपर्टी इज एडवर्सली possessed और ऑक्यूपाइड फॉर द पीरियड रिक्वायर्ड बाय लॉ। तो लॉ में ऐसा भी होता है ना कि कोई एक घर में 20 साल तक रह रहा है तो उसी को दे देते हैं, तो इसीलिए एडवर्स पोजेशन काफी डिफिकल्ट चीज होती है और ये एक टाइटल क्रिएट कर देती है ऑफ द ट्रू ओनर एंड इट। और ये जो ट्रू ओनर का जो टाइटल है ना, चाहे मैं भी थी और अगर मैं वहां आई नहीं और 30 साल से कोई और ही रह रहा है मेरे घर में, तो चाहे ट्रू ओनर मैं ही थी लेकिन मेरा टाइटल वहां से खत्म हो जाएगा और जो बंदा वहां पे आके रह रहा है उसका टाइटल बन जाएगा। क्यों? क्यों बन जाएगा? क्योंकि देखिए एक प्रिंसिपल है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, possession is 9 point of the law। तो पोजेशन, अगर आप पोजेशन में हो ना, तो आप ये मान लीजिए कि 10 में से 9 पॉइंट तो आपको मिल गए, अब सिर्फ आपको एक पॉइंट ही प्रूव करना है। और जो मेरी प्रॉपर्टी में रह रहा है उसको 9 पॉइंट्स ऑलरेडी मिले हुए हैं, तो पोजेशन का इतना ज्यादा इम्पैक्ट होता है। तो इसीलिए बोला जाता है पोजेशन इज 9 पॉइंट ऑफ द लॉ और इसको एडवर्स पोजेशन कहते हैं। और पोजेशन इन फैक्ट एंड पोजेशन इन लॉ तो आपको बता ही दिया है, डी फैक्टो ज्योरो डी ज्योरो। तो डी फैक्टो पोजेशन फिजिकल पोजेशन होता है। इन द केस ऑफ डी फैक्टो पोजेशन नॉर्मली सिचुएशंस, ट्रेसपास वगैरह की सिचुएशन, इस टाइप की सिचुएशंस आ जाती हैं। तो और जो डिजोर पोजेशन होता है वो लॉ का पोजेशन है, उसमें राइटफुल क्लेम का प्रोसेस पोजेस होता है। सच ए क्लेम कैन बी ड्यू टू द टाइटल एक्वायर्ड बाय सम लॉफुल मीन्स। ठीक है, तो जो कंस्ट्रक्टिव पोजेशन वाली जो चीजें होती है ना, वो इसके अंदर आ जाती हैं डी ज्योर में। और पोजेशन इन फैक्ट को एक और नाम इस बोला जाता है possessio naturalis। और possession इन लॉ को एक और नाम से बोला जाता है possessio civilis। तो अगर ये भी नाम आ जाए आपको एमसीक्यूज में, नेचुरलिस्ट तो इनफैक्ट और सिविलिस मतलब possession इन लॉ। तो एक मैं और एग्जांपल देती हूँ लॉ और, तो डी ज्योर और डी फैक्टो में एक कंस्ट्रक्टिव पोजेशन का कॉन्सेप्ट भी आ जाता है। मान लीजिए एक्स है, उसने अपनी ज्वेलरी एक लॉक बॉक्स में रख के दे दी है वाई को, लेकिन चाबी एक्स के पास ही है। तो जो कि बॉक्स वाई को दे दिया लेकिन चाबी उसने अपने पास ही रखी है एक्स ने, तो जो कंस्ट्रक्टिव पोजेशन है ना ज्वेलरी का, वो एक्स के ही पास है, चाहे वो बॉक्स वाई के पास हो ज्वेलरी का। तो अब इसमें अगर आप पोजेशन इन फैक्ट लगाओगे, तो अगर आप पोजेशन इन फैक्ट लगाओगे तो आप देखो वाई के पास पोजेशन है, लेकिन अगर आप पोजेशन इन लॉ लगाओगे तो आप देखो एक्स के पास पोजेशन है, तो इसीलिए इसको कंस्ट्रक्टिव पोजेशन बोला जाता है इस टाइप की सिचुएशंस को। तो ये हो गया हमारा काइंड्स ऑफ पोजेशन। अब हम आते हैं मोड्स ऑफ एक्वायरिंग के। तो दो तरीके के मोड्स हैं, टेकिंग और डिलीवरी। तो टेकिंग क्या होता है? एक्विजिशन ऑफ पोजेशन विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रीवियस पोजेसर। जैसे मैंने चाकू का एग्जांपल दिया था, मान लीजिए चाकू मेरी फ्रेंड का है वाई,
उस समय बिना पूछे उठा के ले गई, तो वो मैं लेके चली गई, वो मेरे पोजेशन में आ गया। ये सही भी हो सकता है, ये गलत भी हो सकता है, मैं बिना कंसेंट के लेके गई हूँ। दूसरा होता है डिलीवरी। डिलीवरी होता है एक्विजिशन ऑफ पोजेशन विद द कंसेंट एंड कॉपरेशन ऑफ द प्रीवियस पोजेसर। जो जब आप कोई चीज एक्वायर कर रहे हो कंसेंट और कॉपरेशन के साथ, जो पोजेसर जिसके पास वो पहले था, तो वो होती है डिलीवरी। और इन एक्चुअल डिलीवरी में क्या होता है, देयर इज ट्रांसफर ऑफ इमीडिएट पोजीशन, तभी के तभी दिया जाता है। और इन कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में क्या होता है, देयर इज ट्रांसफर ऑफ इमीडिएट पोजीशन, जैसे अभी बताया था कि किसी का इंटरवेंशन हो जाता है। हमारी बातें थी पोजेशन की, लेकिन पोजेशन में एक और काफी इंपॉर्टेंट चीज है जो कि है केसेस ऑफ पोजेशन। तो वो हम अपने नेक्स्ट क्लास में लेंगे, हमने सारे क्लासेस केसेस डिस्कस करेंगे, बाकी सारी मेन चीजें पोजेशन की इस वीडियो में हो गई हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बाय, सी यू।